हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर लेते हैं 1000 एमसीक्यूज का पार्ट थर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आंसर बताऊंगा जो मैंने आपको पार्ट सेकंड में पूछा था। और जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो डेली आपसे पूछे जाते हैं, तो आप भी उसका आंसर दिया करो। आपको गलत आता है गलत बता दीजिए, आपको सही आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन आप आंसर जरूर दिया करो। चलिए, उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पॉलीहाइड्रोमनियोज। क्वेश्चन आपको वहीं पे मिलेगा, तो आप अगर आपने अभी तक नहीं देखा है क्वेश्चन को तो आप देख लेना। आपको प्ले लिस्ट में 1000 एमसीक्यूज के नाम से जो फोल्डर है वो मिल जाएगा, वहाँ पे आपको दोनों तीनों पार्ट मिल जाएंगे। जैसे जैसे पार्ट बनेंगे वैसे वैसे उसके अंदर ऐड होते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड। पहला क्वेश्चन है, टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग इज कन्वेड बाई। जो टंग का पोस्टीरियर पार्ट होता है 1/3 पार्ट, उससे जो सेंसेशन होते हैं टेस्ट सेंसेशन वो कौन सी नर्व के द्वारा कन्वे होते हैं। ऑप्शन देखिए, ए फेशियल नर्व, बी वेगस नर्व, सी हाइपोग्लोसल नर्व, डी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। जो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है वो टंग के पोस्टीरियर 1/3 पार्ट से जो टेस्ट के सेंसेशन होते हैं उनको कन्वे करती है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुलरली टाइम्ड एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग दैट आर एक्सेसिव इन अमाउंट आर कॉल्ड। रेगुलरली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके दौरान जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो तो रेगुलर है, जो ब्लीडिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, रेगुलर, बट एक्सेसिव अमाउंट में वो हो रही है। तो इस टर्म को किस नाम से जाना जाता है या इस कंडीशन को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ए पोलीमिनोरिया, बी मेट्रोरेजिया, सी मिनोरेजिया, डी मिनोमेट्रोरेजिया। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मिनोरेजिया। फ्रेंड्स, मैंने इन सभी को डिटेल में बता रखा है, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनमें मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इरेसिस्टिबल अर्ज टू वॉइड यूरिन अकर्स व्हेन ब्लैडर वॉल्यूम इंक्रीज टू। जो वॉइड करते हैं यूरिन वो फीलिंग कब अराइज होती है, जब जो ब्लैडर है उसकी वॉल्यूम कितनी बढ़ जाती है उस टाइम, यानी कि किसी भी पर्सन को जो वॉइड की फीलिंग होती है वो स्टार्ट होने लग जाती है। ऑप्शन देखिए, ए 800 ml, बी 400 ml, सी 600 ml, डी 1000 ml। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 600 ml। अगर ब्लेडर 600 ml की वॉल्यूम तक बढ़ जाता है या बढ़ जाता है तो पर्सन को फिर अर्ज की वॉइड करने की फीलिंग्स जो है डेवलप होने लग जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज। एयर के अंदर ऑक्सीजन की कितनी कंसंट्रेशन होती है। ऑप्शन देखिए, ए 11%, बी 16%, सी 21%, डी 35%। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 21%। अगर आपको पूछा जाए कि एयर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है तो फिर आपको आंसर करना है 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। द इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर दैट इज कॉमन इन पेशेंट ऑन इंसुलिन इन्फ्यूजन इज। एक पेशेंट है जिसको इंसुलिन का इन्फ्यूजन है वो हो रहा है, उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। ऑप्शन देखिए, ए हाइपोनेट्रीमिया, बी हाइपरनेट्रीमिया, सी हाइपरकेलीमिया, डी हाइपोकेलीमिया। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, हाइपोकेलीमिया। अगर किसी पर्सन को इंसुलिन का इन्फ्यूजन हो रहा है तो उसमें हाइपोकेलीमिया होने के चांसेस रहेंगे। हाइपोकेलीमिया का मतलब है पोटेशियम का लेवल डिक्रीज मिलेगा। अगर इंसुलिन का जो इन्फ्यूजन है वो हो रहा है तो उसमें उस पेशेंट में जो कैल्शियम जो पोटेशियम है उसका लेवल कैसा मिलेगा, डिक्रीज या बिलो। तो ये डिसऑर्डर जो इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर है वो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स में भी बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, अदर कम्पिटिटिव में और जो एम्स है उसमें भी पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए, क्या है, द QRS कॉम्प्लेक्स इन ECG रिप्रेजेंट्स। ECG आपने पढ़ी होगी, उसमें जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन देखिए, ए एट्रियल मसल रिपोलराइजेशन, बी एट्रियल मसल डिपोलराइजेशन, सी वेंट्रिकुलर मसल रिपोलराइजेशन, डी वेंट्रिकुलर मसल डिपोलराइजेशन। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन डी,
वेंट्रिकुलर मसल डिपोलराइजेशन। QRS कॉम्प्लेक्स जो ECG में आप पढ़ते हो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकुलर मसल डिपोलराइजेशन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोन रिमॉडलिंग हार्मोन इज। इनमें से कौन सा बोन रिमॉडलिंग हार्मोन है? ऑप्शन देखिए, ए विटामिन डी, बी थायरोक्सिन, सी कैल्सिटोनिन, डी ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन को बोन रिमॉडलिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्ट्स ऑफ मॉन्टक्स टेस्ट आर रीड आफ्टर। जो मॉन्टक्स टेस्ट के रिजल्ट पढ़े जाते हैं, रीड किए जाते हैं, वो कितने समय बाद में रीड किए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, ए 6 आवर्स, बी 24 आवर्स, सी 48 आवर्स, डी 72 आवर्स। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी 72 आवर्स। मॉन्टक्स टेस्ट में जो रिजल्ट्स पढ़े जाते हैं, रीड किए जाते हैं, वो 72 घंटे बाद में पढ़ने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजियोलॉजिकली स्टेरिलिटी इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। जो फिजियोलॉजिकल स्टेरिलिटी है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है या कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट होती है? ऑप्शन देखिए, ए आसरमान सिंड्रोम, बी एंडोमेट्रियोसिस, सी बिफोर प्यूबर्टी, डी ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बिफोर प्यूबर्टी। फ्रेंड्स, बिफोर प्यूबर्टी क्यों होगा? क्योंकि प्यूबर्टी से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अराइज नहीं होता है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा तो ओवम भी नहीं बनेगा, तो सीधी सी बात है उसमें फिजियोलॉजिकल स्टेरिलिटी आप बोल सकते हो। ओके, ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द यूज ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल। इनमें से कंप्यूटर का वर्क नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, कौन सा काम नहीं है कंप्यूटर का? देखिए कौन सा नहीं है। ए कंडक्ट एनालिसिस ऑफ डाटा, बी प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ्स, सी स्टोरेज, डी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेशेंट केयर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेशेंट केयर। कंप्यूटर के द्वारा आप किसी भी पेशेंट की जो केयर है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी, तीनों ही क्या है? कंप्यूटर के फंक्शन है जो हॉस्पिटल में आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथायरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिथायरिज्म इज कॉल्ड ड्यू टू एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ। जो लिथायरिज्म है वो किसके ज़्यादा कंजप्शन की वजह से होता है? ऑप्शन देखिए, ए पीनट्स, बी ब्लैक ग्राम, सी केसरी दाल, डी नॉन ऑफ दी अबव। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी केसरी दाल। फ्रेंड्स, जो लिथायरिज्म है वो क्या होता है ये बता देता हूँ मैं आपको। लिथायरिज्म के अंदर क्या होता है? पैरालिसिस हो जाता है, जो लोअर लिम्स है उनके अंदर पैरालिसिस हो जाता है। और जो लिथायरस सेटाइवस है वो क्या है? इसका कॉजेटिव एजेंट, जो किस में पाया जाता है? केसरी दाल के अंदर। अगर आपको पूछा जाए कौन सा वो टॉक्सिन है जो लिथायरिज्म कॉज करता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा उसका नाम है बीटा ऑक्सिलिल अमाइनो एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है BOAA। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड हाइजीन इज नॉन एज। जो फूड हाइजीन है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, ए क्लीनिंग ऑफ द फूड, बी मेंटेन फूड क्लीन चेन, सी इम्प्रूवमेंट ऑफ सैनिटेशन, डी नॉन ऑफ दी अबव। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेंटेन फूड क्लीन चेन। जो फूड हाइजीन है उसको मेंटेन फूड क्लीन चेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटल हाइपोक्सिया इज असेस्ड बाय। जो फिटल हाइपोक्सिया है उसको किससे असेस किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए स्कैल्प ब्लड सैंपलिंग, बी अल्फा फिटोप्रोटीन, सी फिटल हार्ट मॉनिटरिंग, डी बोथ ए एंड सी। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। यानी जो फिटल हाइपोक्सिया है उसको फिटल जो स्कैल्प ब्लड सैंपलिंग है उससे भी असेस किया जा सकता है, और जो फिटल हार्ट मॉनिटरिंग है उससे भी असेस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मंडे फीवर इज द अदर नेम ऑफ। जो मंडे फीवर है वो किसका दूसरा नाम है? आपने कभी भी नहीं सुना, ऐसा कोई भी फीवर नहीं सुना होगा, जैसे संडे फीवर, वेडनेसडे फीवर, ट्यूसडे फीवर, ऐसा कोई फीवर नहीं होता, लेकिन मंडे फीवर जरूर होता है। आप ये मत बोलना कि मंडे फीवर का मतलब हो गया सोमवार को बुखार आना। तो सोमवार को बुखार आना ये तो हिंदी अनुवाद हो गया, लेकिन इसका जो मंडे फीवर का नाम है वो दूसरा
क्या है जिसको मंडी फीवर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, ए एंथ्रेकोसिस, बी एबेस्टोसिस, सी सिलिकोसिस, डी बिसिनोसिस। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बिसिनोसिस। बिसिनोसिस को मंडे फीवर के नाम से जाना जाता है। ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और फ्रेंड्स जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं चारों, एंथ्रेकोसिस, एबेस्टोसिस, सिलिकोसिस एंड बिसिनोसिस, इनके पॉजिटिव एजेंट वगैरह वो हम आगे वाले पार्ट में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर? इनमें से कौन सी एक रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर में होती है, यानी कि जिस ऐसा कौन सा वो ऑर्गन है जिसके रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर होती है? ऑप्शन देखिए, ए स्प्लेन, बी किडनी, सी पैनक्रियाज, डी स्टोमक। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, किडनी। किडनी की स्ट्रक्चर रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वुमेन हु हैज गिवन बर्थ 5 टाइम और मोर इज कॉल्ड। अगर कोई एक वुमेन है जो 5 या 5 से ज्यादा बार बर्थ दे चुकी है, यानी बेबी को बर्थ दे चुकी है, बच्चे को जन्म दे चुकी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन देखिए, ए मल्टीपेरा, बी नल्लीपेरा, सी प्राइमीपेरा, डी ग्रांड मल्टीपेरा। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ग्रांड मल्टीपेरा। अगर कोई वुमेन 5 या 5 से ज्यादा बार बच्चे को जन्म देती है तो उस वुमन को कहा जाता है ग्रांड मल्टीपेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नॉर्मल रेंज ऑफ सोडियम इन ब्लड इज। नॉर्मल रेंज आपसे पूछी गई है सोडियम की ब्लड के अंदर कितनी होती है? ऑप्शन देखिए, ए 3.5 टू 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, बी 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सी 3.5 टू 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर एमएल, सॉरी वो एमएल में है ऑप्शन बी में भी, और जो डी है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू चेंज की गई है, मिलीलीटर एंड लीटर। आपको समझना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर सोडियम नॉर्मली ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है उसका कॉज क्या है? ऑप्शन देखिए, ए इडियोपैथिक, बी पोस्ट हेड इंजरी, सी जेनेटिक, डी हिस्टोसाइटोसिस। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जेनेटिक। कोई भी पोस्ट हेड इंजरी ना करे। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो उससे क्या होता है, एडीएनएस का सिक्रेशन होता है। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये लिखा क्या गया है ऑप्शन में देखिए, क्या है, पोस्ट हेड इंजरी है, ना कि पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड की इंजरी है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन बैक्टीरियोलॉजी? जो बैक्टीरियोलॉजी के अंदर जो यूनिट यूज ली जाती है बैक्टीरियोलॉजी को मेजर करने के लिए वो कौन सी है? ऑप्शन देखिए, ए जूल, बी न्यूटन, सी माइक्रोन, डी पास्कल। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, माइक्रोन। जो बैक्टीरियोलॉजी के अंदर बैक्टीरियाज को मेजरमेंट करने की जो यूनिट काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेमोडायलिसिस असेस दैट इज सर्जिकली क्रिएटेड बाय एनास्टोमोसिस एंड आर्टरी टू वेन आइदर साइड टू साइड और एंड टू साइड इज नोन एज। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, हेमोडायलिसिस के दौरान जो असेस किया जाता है, क्या किया जाता है असेस, एक आर्टरी और वेन को जोड़ दिया गया है सर्जिकली आर्टरी और वेन को, दोनों जो एंड होती है इनकी जो साइड है उन दोनों को एक जगह एनास्टोमोसिस कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए क्या कहते हैं, ए एवी ग्राफ्ट, बी एवी संट, सी एवी फिस्टुला, डी कैथेटर। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एवी फिस्टुला। एवी फिस्टुला सर्जिकली बनाया जाता है जो आर्टरी और वेन को एनास्टोमोसिस कर दिया जाता है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन अब बताना है, यहाँ पे मैं जो पूछ रहा हूँ आपको बताना है, जो एवी फिस्टुला बनाया जाता है उसमें नॉर्मली कौन सी साउंड सुनाई देती है? ऑस्कल्टेशन के दौरान कौन सी सुनाई देती है? पाल्पेशन के दौरान कौन सी सुनाई देती है? तो आप दोनों मुझे जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ ओरल कैविटी अफेक्टेड विथ ओरल कैंसर इज। इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन जो पार्ट है ओरल कैविटी के अंदर अफेक्ट
होता है, यानी कि जो ओरल कैंसर जब भी किसी पर्सन को होता है तो ओरल कैविटी का कौन सा वो पार्ट है जो अफेक्ट होता है। ऑप्शन देखिए, ए हार्ड पैलेट, बी लोअर लिप्स, सी सॉफ्ट पैलेट, डी टंग। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लोअर लिप्स। लोअर लिप्स मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होते हैं ओरल कैंसर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंडीशन इन विच ए सिंगल वेसल्स ओवरराइड बोथ वेंट्रिकल इज कॉल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, जो सिंगल वेसल्स है वो ओवरराइड हो जाती है वेंट्रिकल्स के ऊपर। जो भी दोनों वेंट्रिकल्स है दोनों की तरफ दोनों के ऊपर है, जो सिंगल वेसल्स होती है वो ओवरराइड हो जाती है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ए ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, बी ट्रेटोलॉजी ऑफ फेलोट, सी हाइपोप्लास्टिक सिंगल वेंट्रिकल, डी ट्रंकस आर्ट्रियोसस। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ट्रंकस आर्ट्रियोसस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज सेड टू बी द हार्ट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस के दौरान कौन सी कम्युनिकेशन को उसका हार्ट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, ए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, बी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, सी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, डी पब्लिक कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। नर्सिंग प्रैक्टिस के दौरान नर्स और पेशेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होना चाहिए, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। कैसा होता है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, ऑडिट साइकिल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ऑडिट साइकिल के अंदर सभी को इंक्लूड किया गया है एक को छोड़कर। ऑप्शन देखिए क्या है, ए सेट स्टैंडर्ड्स, बी ऑब्जर्व प्रैक्टिसेस, सी ऑडिट कमिटी, डी कंपेयर विथ स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी को छोड़कर बाकी सभी ऑडिट साइकिल के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्राएयोटिक बैलून पंप थेरेपी इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। जो इंट्राएयोटिक बैलून पंप थेरेपी होती है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज ली जाती है। ऑप्शन देखिए, ए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, बी कार्डियोजेनिक शॉक, सी पल्मोनरी एडिमा, डी आयोटिक इंसफिशियंसी। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक को ट्रीट करने के लिए इंट्राएयोटिक बैलून पंप थेरेपी यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिफोर रेडियल आर्टेरियल कैन्युलेशन इवेल्युएट रेडियल या अल्नर आर्टरी पेटेंसी बाई। जब आर्टेरियल जो कैन्युलेशन किया जाता है, कौन सा, रेडियल आर्टेरियल कैन्युलेशन, उसके बाद जो रेडियल और अल्नर आर्टरीज की पेटेंसी को इवेल्युएट करते हैं उसको क्या कहा जाता है। ये क्यों करते हैं, कौन से टेस्ट में करते हैं। जो रेडियल और अल्नर आर्टरीज की जो पेटेंसी इवेल्युएट करते हैं वो कौन से टेस्ट में करते हैं। ऑप्शन देखिए, ए एलन टेस्ट, बी वाल्सल्वा मैन्यूअर, सी एंजियोग्राफी, डी कैपिलरी रिफिलिंग टेस्ट। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एलन टेस्ट। एलन टेस्ट के अंदर रेडियल और अल्नर आर्टेरियल पेटेंसी को इवेल्युएट करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआरएसए नेजल कैरियर्स शुड बी ट्रीटेड बाय। जो एमआरएसए नेजल कैरियर्स होते हैं उनको किसके द्वारा ट्रीट किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए पाविडिन आयोडीन, बी 10% मुप्रोसिन, सी 1% मुप्रोसिन, डी वैनकोमाइसिन। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 10% मुप्रोसिन। एमआरएससी की फुल फॉर्म आपको नेक्स्ट पार्ट में जरूर बताऊंगा क्योंकि उसमें भी ये क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है, तो आप वहां देखना ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल्स रेफर्स टू द ड्यूटी नॉट टू हार्म। देखिए वो कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है जो ड्यूटी नॉट हार्म को रेफर करता है। ऑप्शन देखिए, ए बेनिफिसेंस, बी फिडेलिटी, सी नॉन मालेफिसेंस, डी वारासिटी। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नॉन मेलेफिसेंस। ड्यूटी नॉट टू हार्म, ये कौन सा वर्ड, जो कौन सा प्रिंसिपल वो रेफर करता है, नॉन मेलेफिसेंस। फ्रेंड्स ये एम्स में भी बार बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, एम्स के अलावा अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सीआरपीएफ में आएंगे या फिर ये ईएसआईसी में आएंगे या फिर ये जीएमसीएच में आएंगे, ये सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किन ब्रेक्स, एब्रेजन, ब्लिस्टर, एडिमा एंड इन्फेक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जो
स्किन ब्रेक्स, एब्रेजन, ब्लिस्टर, एडिमा और जो इन्फेक्शन है वो कौन से प्रेशर अल्सर की स्टेज के करेक्टरिस्टिक है या लक्षण है? ऑप्शन देखिए, ए स्टेज फर्स्ट प्रेशर अल्सर, ऑप्शन बी स्टेज सेकंड प्रेशर अल्सर, जो पीयू लिखा हुआ है वो शॉर्ट फॉर्म है, उसकी मैं बता रहा हूँ अभी, प्रेशर अल्सर है। और जो ऑप्शन सी है स्टेज थर्ड प्रेशर अल्सर, ऑप्शन डी स्टेज फोर्थ प्रेशर अल्सर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्टेज फर्स्ट प्रेशर अल्सर। जो स्किन ब्रेक्स, एब्रेजन, ब्लिस्टर, एडिमा और इन्फेक्शन है ये किसके लक्षण है? स्टेज फर्स्ट प्रेशर अल्सर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डेंगू शॉक सिंड्रोम इज करेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। डेंगू शॉक सिंड्रोम के सभी करेक्टरिस्टिक है या लक्षण है ए को छोड़कर। एक्सेप्ट से जहां भी क्वेश्चन पूछा जाता है वहां समझ जाना कि ए को छोड़कर ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए, ए हिपेटोमीगेली, बी प्लूरल इफ्यूजन, सी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डी डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन। डेंगू शॉक सिंड्रोम के सभी करेक्टरिस्टिक है ए को छोड़कर। डिक्रीज ये जो हीमोग्लोबिन है ये नहीं होता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए गए तीनों ही किसके करेक्टरिस्टिक है? डेंगू शॉक सिंड्रोम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्सेज हैज द हाईएस्ट आयरन कंटेंट। कौन सी वो पल्सेज यानी कौन सी वो दालें हैं जिसमें सबसे ज्यादा आयरन के कंटेंट पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, ए बंगाल ग्राम, बी ब्लैक ग्राम, सी रेड ग्राम, डी सोयाबीन। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा आयरन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फिटस इंसुलिन सिक्रेशन बिगिंस बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो इंसुलिन होता है वो फिटस के अंदर कब सिक्रेशन उसका जो स्टार्ट है वो हो जाता है? इंसुलिन का सिक्रेशन फिटस के अंदर कब स्टार्ट हो जाता है? ऑप्शन देखिए, ए थर्ड मंथ, बी फिफ्थ मंथ, सी 7 मंथ्स, डी 9 मंथ। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी 7 मंथ। 7 मंथ के अंदर फिटस के अंदर इंसुलिन का सिक्रेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर क्वास्कीज डिजीज। जो क्वास्की डिजीज है उसके लिए कौन सा एक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है या कौन सी ड्रग है जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के अंदर यूज ली जाती है? ऑप्शन देखिए, ए साइक्लोस्पोरिन, बी आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन, सी मेथोट्रेक्सेट, डी डेप्सोन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी डेप्सोन। और जो मेथोट्रेक्सेट है वो क्या है? एंटी कैंसर ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलेन बार सिंड्रोम इज ए डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो गुलेन बार सिंड्रोम है वो किस ऑर्गन की डिजीज कंडीशन है? ऑप्शन देखिए, ए ब्रेन, बी पेरिफेरल नर्व, सी स्पाइनल कॉर्ड, डी ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड। गुलेन बार सिंड्रोम किसकी डिजीज कंडीशन है? स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 4 year old चाइल्ड हैड फेब्राइल सीजर्स, बेस्ट प्रोफाइलेक्सिस इज। एक 4 साल का बच्चा है जिसको फेब्राइल सीजर्स है वो डेवलप हो रहे हैं, तो आप इनमें से कौन सी ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के तौर पर दोगे? ऑप्शन देखिए, ए पैरासीटामोल 6 hourly, बी पैरासीटामोल एंड डाइजिपाम, सी डाइजिपाम, डी फिनोबार्बिटोन। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी फिनोबार्बिटोन। आपको पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फेब्राइल सीजर्स कि फेब्राइल सीजर्स की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो फिर आपको आंसर करना है फिनोबार्बिटोन। और ध्यान रखना यहाँ पर भी आपको आंसर करना है फिनोबार्बिटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा एक्सपांडर्स आर यूज्ड इन। जो प्लाज्मा एक्सपांडर्स है उनके एग्जाम्पल आपको कमेंट के माध्यम से बताने हैं। और जो प्लाज्मा एक्सपांडर्स है वो किसके लिए यूज लिए जाते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन देखिए, ए सीवियर एनीमिया, बी सीवियर ट्रोमा, सी कार्डियक फेल्योर, डी पल्मोनरी एडिमा। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सीवियर ट्रोमा। सीवियर ट्रोमा के अंदर प्लाज्मा एक्सपांडर्स यूज लिए जाते हैं। अगर किसी को ट्रॉमा हुआ है वो भी सीवियर और इमरजेंसी रूम में आया है तो उसको प्लाज्मा एक्सपांडर से सबसे पहले लगाया जाएगा। इसका रीजन आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए जो प्लाज्मा एक्सपांडर्स है वो कौन कौन से होते हैं,
कौन कौन से सॉल्यूशन को प्लाज्मा एक्सपांडर्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वुमेन इज ट्रीटेड विथ लिथियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, द फिटस शुड बी टेस्टेड फॉर। एक महिला है जिसके लिथियम थेरेपी चल रही है, यानी वो प्रेग्नेंट भी है और उसको लिथियम थेरेपी भी चल रही है। एक ऐसी महिला है जो प्रेग्नेंट होते हुए लिथियम थेरेपी ले रही है, तो बच्चे पे कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि उस ड्रग की आपको टेस्ट करनी है फिटस के ऊपर कि फिटस के कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। तो क्या चेक करोगे? ऑप्शन देखिए, ए एनटीडी, बी कार्डियक मालफॉर्मेशन, सी यूरोजेनिटल एबनॉर्मलिटीज, डी स्कैल्प डिफेक्ट। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरोजेनिटल एबनॉर्मलिटीज। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन लिथियम थेरेपी ले रही है तो उसके फिटस पे क्या होगा? यूरोजेनिटल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती है, तो इसकी जांच करवा लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेनियल नर्व्स नॉट कैरिंग पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, इनमें से वो कौन सी क्रेनियल नर्व है जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को कैरी नहीं करती है? ऑप्शन देखिए, ए फोर्थ क्रेनियल नर्व, बी नाइन्थ क्रेनियल नर्व, सी थर्ड क्रेनियल नर्व, डी सेवंथ क्रेनियल नर्व। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, थर्ड क्रेनियल नर्व, जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को कैरी नहीं करती है। ये सिर्फ सिंपैथेटिक फाइबर्स को कैरी करती है। बाकी जो तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो तीनों क्रेनियल नर्व है, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को कैरी करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है EPS, आर ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। जो EPS है वो एक कॉम्प्लिकेशन है कौन सी ड्रग का? कौन सी ड्रग अगर किसी भी पर्सन को दी जाए तो उसकी वजह से EPS एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, बी एंटी एंजाइटी ड्रग्स, सी एंटी मलेरियल ड्रग्स, डी एंटी डिप्रेसेंट्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। अगर कोई पर्सन एंटी साइकोटिक ड्रग्स ले रहा है तो उसमें EPS एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स अराइज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, या ऐसा कॉम्प्लिकेशन उनके अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, द अमाइनो एसिड दैट इज डेफिशिएंट इन व्हीट इज। जो गेहूं होते हैं उनके अंदर कौन से अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है? ऑप्शन देखिए, ए ल्यूसीन, बी मेथियोनिन, सी लाइसिन, डी सिस्टीन। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, लाइसिन। गेहूं के अंदर लाइसिन अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है। ये 40 क्वेश्चन हमारे यहीं खत्म होते हैं। आगे आपको मिल रहा है अभी क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको बताना ही बताना है। गलत है गलत बता दीजिए, सही आता है तो सही बता दीजिए, बट आंसर आप जरूर बताए। क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट एक्शन द नर्स विल इनिशिएट ऑन सीइंग ए स्ट्रेट ECG बेसलाइन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ECG आप मॉनिटर कर रहे हो, एज ए नर्स आप ECG मॉनिटर कर रहे हो, और एक ऐसा पर्सन है जिसकी ECG बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी लाइन खींची हुई है उसके अंदर। आपको पता है कि सीधी लाइन जो ECG के अंदर आती है तो वो किसको इंडिकेट करती है, आपको भी पता है। तो आपका काम क्या होगा? आप सबसे पहले क्या करोगे? अगर ऐसी किसी भी पर्सन की ECG आ रही है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? ऑप्शन देखिए, ए स्टार्ट CPR, क्या आप CPR स्टार्ट कर दोगे? बी अनप्लग अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड नोट एनी चेंज इन द वेव फॉर्म। आप जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स उस पेशेंट से लगे हुए हैं उन सभी को हटा दोगे और उनकी वेव के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। साथ ही नेक्स्ट है रिमूव लूज इलेक्ट्रोड एंड रीअप्लाई। आप जो भी इलेक्ट्रोड आपने लगा रखे हैं ECG वाले तो उनको आप रिमूव करके वापस लगा दोगे। नेक्स्ट है डी चेक पेशेंट्स रेस्पॉन्स। आप पेशेंट का रेस्पॉन्स सबसे पहले चेक करोगे। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपको मैंने बता दिए, क्वेश्चन मैंने समझा दिया। अब आपको आंसर बताना ही बताना है, चाहे आप सर्च करके बता देना, चाहे फिर आप समझ के बता देना, आप किसी को पूछ के बता देना, लेकिन आंसर आपको बताना ही बताना है। तो फ्रेंड्स आपको फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ना, अच्छे से पढ़ना और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करते रहना। अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करना ताकि उनको भी फायदा हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।